लेक्चर 4 में हमने डिस्कस किया था चेक का मीनिंग, इसके काइंड्स एंड इससे रिलेटेड जो टर्म्स होती है चेक की। लेक्चर 5 में हम डिस्कस करेंगे चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के बीच में डिफरेंस, एंड इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स, इनके बीच में डिफरेंस और इनका मीनिंग, एंड ऑल्सो एम्बिशियस इंस्ट्रूमेंट एंड इनहोइट स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट के बीच में डिफरेंस एंड ऑल्सो इट्स मीनिंग। सो ये डिफरेंस इज गिवन। डिफरेंस है हमारा चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के बीच में डिफरेंस। लेट्स सी क्या कहता है। पार्टीज में क्या होगा। देर आर 3 पार्टीज टू अ चेक, नेमली द ड्रॉर, द पे एंड द पेयर। चेक के अंदर हमने पढ़ा था 3 पार्टीज होती हैं। फर्स्ट इज ड्रॉर, जो चेक ड्रॉ करता है, यानी जिसके नाम पर वो अकाउंट है, जिसने पैसे देने हैं। द पे, जिसको पैसे रिसीव होंगे, एंड द पेयर, जो पे करेगा अमाउंट, यानी कि बैंक ही पे करेगा ना। हमेशा यहाँ पर पेयर बैंक ही होता है। लेट्स सपोज ए एंड बी है। ए पर्सन हमारा ड्रॉर है जो पैसे देगा टू पर्सन बी, बी इज द पे एंड द पेयर हमारा बैंक है। इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पार्टीज क्या कहती है। देर आर 3 पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, नेमली द ड्रॉर होता है, द पे एंड द पेयर। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था, हमने एग्जाम्पल देखा था ए एंड बी का। ए हमारा जो सेलर है, बी हमारा परचेजर है। ए जो है गुड सेल करा ऑन क्रेडिट बेसिस, बिल ऑफ एक्सचेंज जा करा ए ने, तो वो हमारा ए जो पर्सन है वो ड्रॉर होगा। पे जिसको मनी रिसीव होगी, मनी रिसीव ड्रॉर को ही होगी, यानी पर्सन ए को। वो पर्सन ए भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, पे ही हमारा। एंड द ड्रॉई, जिसने देने हैं पैसे, यानी हमारा परचेजर, यानी पर्सन बी। इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट पार्टीज जो होती है वो 2 पार्टीज होती है प्रॉमिसरी नोट में। फर्स्ट इज मेकर एंड द अदर वन इज पे। मेकर जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया है, जिसने प्रॉमिस किया पे करने के लिए अमाउंट को, टू द पे, जिसको रिसीव होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ पेमेंट। पेमेंट किस तरीके से की जाएगी। इन केस ऑफ चेक क्या होगा, अ चेक इज एन ऑर्डर टू पे द अमाउंट मेंशन देयर ऑन। जो अमाउंट मेंशन किया गया है चेक पर, वो अमाउंट पे किया जाएगा टू द पे बाय द पेयर। इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए बैंक, और जो ये होगा हमेशा बैंक के द्वारा ही ड्रॉन किया जाएगा, यानी निकाला जाएगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट इज एन ऑर्डर टू पे द अमाउंट मेंशन देयर ऑन। जो अमाउंट मेंशन किया गया है वो अमाउंट पे किया जाएगा, बट स्पेशल बात क्या है इसमें, वो ऑर्डर होगा बाय द सेलर। बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल ड्रॉ कौन करता है, सेलर करता है, यानी पर्सन ए। वही हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं ए एंड बी का, वेयर ए इज द सेलर एंड बी इज द परचेजर। तो ए हमारा कौन है, ऑर्डर, सॉरी जो ए है वो ऑर्डर देगा पर्सन बी को, बिल ऑफ एक्सचेंज निकालेगा और उसमें अमाउंट लिखेगा कि ये जो अमाउंट है मेरा रिसीव होना चाहिए, वो ऑर्डर दे रहा है उसको। एंड कैन बी ड्रॉन ऑन एनी पर्सन, वो ड्रॉन किया जा सकता है किसी भी पर्सन के द्वारा। नेक्स्ट इज प्रॉमिसरी नोट में क्या है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। अ प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे अमाउंट मेंशन देयर ऑन। वो अमाउंट तो पे किया जाएगा, बट वो क्या होता है, प्रॉमिस होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में वो ऑर्डर दिया जाता है किसके द्वारा, बाय सेलर, यानी पर्सन ए, ड्रॉर है जो। एंड इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस किया जाता है बाय परचेजर, कि वो परचेजर जिसने चीज़ खरीदी है, पर्सन बी ने कुछ गुड्स खरीदी है फ्रॉम पर्सन ए, तो बी उसे प्रॉमिसरी नोट बना के देगा टू पर्सन ए और वो उसे पेमेंट कर देगा। एंड इज नॉट एन ऑर्डर, वो हमारा ऑर्डर नहीं होता, वो प्रॉमिस किया जाता है बाय परचेजर, यानी ड्रॉर। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में क्या है, अ चेक नीड नॉट टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई एंड ओनली द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर इज नेसेसरी। इसमें क्या होता है कि जो चेक है उसको एक्सेप्टेंस जो है ड्रॉई की, वो इतनी एसेंशियल नहीं होती, ओनली द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर। सिग्नेचर जो होंगे ड्रॉर के, यानी पर्सन ए जो है वो हमारा ड्रॉर है, पर्सन बी इज द ड्रॉई। तो पर्सन ए की एक्सेप्टेंस जरूरी है और सिग्नेचर जरूरी है उसकी। इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। ड्रॉई कौन है, जो पैसे हमें देगा, इन ऑर्डर टू बी वैलिड। ऑर्डर होगा वो, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर ही दिया जाता है ना, आपको भी बताया कि ए जो पर्सन है यानी सेलर है वो ऑर्डर देगा। और इसमें एक्सेप्टेंस असेंशियल है बाय बी, क्योंकि बी अमाउंट पे करने वाला है उसको। नेक्स्ट है हमारा प्रॉमिसरी नोट में क्या कहता है एक्सेप्टेंस के केस में, अ प्रॉमिसरी नोट डज नॉट नीड टू बी एक्सेप्टेड एज इट इज़ मेड बाय द डेटर हिमसेल्फ। इसमें इतनी एसेंशियल नहीं होता कि वो एक्सेप्ट करे। यहाँ पर परचेजर प्रॉमिसरी नोट बनाता है और उसको प्रॉमिस करता है देने का टू ड्रॉई, यानी पे, जिसको अमाउंट मिलने वाला है, उसकी एक्सेप्टेंस इसमें एसेंशियल नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, सर्कुलेशन। अ चेक कैन बी यूज्ड फॉर सर्कुलेशन विद इन द कंट्री। चेक का यूज़ करा जा सकता है विद इन द कंट्री, अगर कोई पेमेंट रिसीव करनी है, पे करनी है। इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्कुलेशन, अपार्ट फ्रॉम सर्कुलेशन विद इन द कंट्री, अ बिल मे बी यूज टू डिस्चार्ज फॉरेन डेट्स। जो बाहर के उधार यानी फॉरेन डेट्स है, उसको पे करने के लिए हम बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट कैन बी यूज फॉर सर्कुलेशन विद इन द कंट्री ओनली। विद इन द कंट्री, इन इंडिया टू इंडिया हम उसका यूज़ कर सकते हैं प्रॉमिसरी नोट का, अगर कोई अमाउंट हमने पे करना है, रिसीव करना है। बट बिल ऑफ एक्सचेंज का हम यूज़ कर सकते हैं इंडिया टू, अगर हमने फॉरेन पे करना है तो।
क्रॉसिंग क्या होता है? क्रॉसिंग वही जो एक चेक होता है उसमें ऐसे दो क्रॉस कर दिए जाते हैं, यानी कि पैरेलल लाइंस की तरह। और इसका मीनिंग क्या होता है कि जो पर्सन ए जो अमाउंट देने वाला है, पर्सन ए ने जो सिग्नेचर करी है चेक पर, यानी कि यहाँ पर जो सिग्नेचर हुए हैं, पे कौन है हमारा? बी को हम पे करने वाले अमाउंट। तो जो उसकी बैक साइड होती है चेक की, तो वहाँ पर अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर लिखा होता है, यहाँ पर अकाउंट नंबर जिसको हमने पैसे पे करने उसका अकाउंट नंबर आता है। तो यहाँ पर पर्सन बी का अकाउंट आ जाएगा, अकाउंट नंबर, यहाँ पर नेम एंड मोबाइल नंबर। वो चेक क्रॉस चेक है, यानी कि इसको हम क्रॉस चेक कहते हैं। तो पहले लाइन जब ड्रॉ कर दी जाती है तो क्रॉस चेक का मीनिंग ये है कि जो अमाउंट रिसीव होना है बी को, वो इन कैश नहीं रिसीव होगा, वो उसके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। अगर वो काउंटर ऑफ द बैंक चेक दिखाता भी है तो उसके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, इन कैश उसे नहीं पे किया जाएगा। तो ये क्या कहते हैं? चेक कैन बी क्रॉस्ड, चेक को हम क्रॉस कर सकते हैं। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी क्रॉस, बिल ऑफ एक्सचेंज को नहीं कर सकते। ऑल्सो प्रोमिसरी नोट को भी हम क्रॉस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज मिस्टेक। मिस्टेक में क्या कहता है? मिस्टेक क्या है? इन केस ऑफ मिस्टेक इज मेड इन ड्रॉइंग द चेक। अगर चेक ड्रॉ करने में चेक में कोई मिस्टेक हो जाती है, या फिर कोई अमाउंट वगैरह गलत लिखा जाता है, या फिगर्स में कोई अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक चेक निकाला गया, उसमें हमने पे तो करने थे ₹15,000, हमने उसमें लिख दिया 10,000, या अकाउंट नंबर में कोई मिस्टेक होगी, कुछ भी अगर मिस्टेक हुई, देन बैंक विल नॉट मेक पेमेंट। ओके, बैंक पेमेंट नहीं करेगा उसके लिए। इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इन केस बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द ड्रॉई एक्सेप्ट द सेम देन ही बाउंड्स द पे द अमाउंट देयर ऑन। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई अमाउंट मेंशन है एंड द एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो लाइबल होता है अमाउंट पे करने के लिए। लाइक ए जो पर्सन था सेलर, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा करा, उसने बी को दिया, बी हमारा एक्सेप्टर है, ए इज़ द ड्रॉर, बी इज़ द ड्रॉई। ए ने 15,000 रिसीव करने थे बी से, बट उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा गया? 20,000। तो बी ने एक्सेप्ट करा, बी ने अमाउंट शायद नहीं देखा होगा, बट वो यहाँ पर बी जो है लाइबल होगा पे करने के लिए, बिकॉज उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी उस लेटर पर, बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट पर। इन केस ऑफ मिस्टेक इन प्रोमिसरी नोट, अगर प्रोमिसरी नोट में कोई मिस्टेक हो जाती है, द मेकर कंटिन्यू टू बी लाइबल देयर ऑन। मेकर जो है हमारा, यानी कि परचेजर, मिस्टर बी इज अ परचेजर हियर अकॉर्डिंग टू अवर एग्जाम्पल, देन ही इज़ लाइबल टू देयर ऑन। उसे जो अमाउंट पे करना है, क्योंकि उसी ने बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट जो उसी ने ड्रॉ किया था ना, उसने अमाउंट लिखा होगा, वही लाइबल होगा उस पर देने के लिए जो उसने लिखा है। हमने देखा चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बहुत इजी था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उनका मीनिंग एंड डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको। लेट्स सी इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स इन द कंट्री ही, या एक ही कंट्री के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है यूज़ हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पेमेंट की जा रही है उनकी विद इन द कंट्री। एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड द कंट्री पेमेंट की जा रही है। लेट्स सी इसमें कहता क्या है, इन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, अ चेक और एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ ड्रॉन इन इंडिया एंड इज पेबल टू ड्रॉन और अ पर्सन हु इज़ रेजिडेंट इन इंडिया, वो हमारा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में तो ड्रॉन किया गया, यानी निकाला गया है, एंड इज़ पेबल और ड्रॉन अ पर्सन हु इज़ रेजिडेंट, या तो वो उसी कंट्री में पे किया जा रहा है विद इन द कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर, और जो पर्सन है वो रेजिडेंट है हमारा इंडिया का। एसेंशियल क्या चीज़ है हमारी यहाँ पर, मेन चीज़ है कि वो इंडिया का ही रेजिडेंट है, वो हमारा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होता है। इसकी दो कंडीशन होती है, अगर उनमें से वो एक कंडीशन को भी फुलफिल करता है तो वो हमारा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के अंडर आ जाता है। लेट्स सी वो दो कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन इज विच इज़ ड्रॉन, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, विच इज़ ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया, वो ड्रॉन भी किया जाएगा उसी में एंड पेबल किया जाएगा उसी में, लाइक दैट इंडिया में वो ड्रॉन किया जा रहा है एंड पेबल भी वो इंडिया में किया जा रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, विच इज़ ड्रॉन ऑन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, वो रेजिडेंट तो इंडिया का है, इवन इफ इट इज़ पेबल आउटसाइड इंडिया, पेबल वो बाहर किया जा रहा है। तो हमारा क्या है, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, या तो वो इंडिया के अंदर से ही ड्रॉन किया जाएगा और पेबल भी वहीं होगा उसी के अंदर, एंड सेकंड कंडीशन ये है कि वो जो पर्सन होगा वो रेजिडेंट तो इंडिया का होगा, यानी ड्रॉन तो वहाँ से होगा वो, बट वो जो पे किया जाएगा पेबल होगा वो आउटसाइड इंडिया यानी फॉरेन कंट्री में पे किया जाएगा। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल एक बिल ड्रॉ किया गया मुंबई में एक बिल ड्रॉ किया गया ऑन अ पर्सन रेजिडेंट ऑफ लंदन, बट जो पर्सन है वो लंदन का रेजिडेंट है, लंदन में रहता है, एंड वो पेबल कहाँ किया गया, अमाउंट पैसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, बेंगलोर में ट्रांसफ़र कर दी गई, मुंबई से बेंगलोर में ट्रांसफ़र कर दी गई। मुंबई में वो ड्रॉन किया गया यानी निकाला गया एक पर्सन के द्वारा, और बिल ऑफ एक्सचेंज जो था, जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट था हमारा, वो हमारा पेबल किया गया बेंगलोर में, यानी इंडिया टू इंडिया, मुंबई और बेंगलोर में। इसमें हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, कौन सी कंडीशन नहीं हो रही है। मुंबई से ड्रॉन किया गया, बेंगलोर में पे किया गया, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है।
यानी हम इसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का नाम दे सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती थी कि जो पर्सन होगा वो रेजिडेंट तो इंडिया का होगा, बट वो पेबल किया जाएगा आउटसाइड इन इंडिया। बट हमारा इस केस में क्या है, लंदन में वो रेजिडेंट है पर्सन, यानी लंदन में रहता है, पेबल कहाँ है, विद इन द कंट्री, यानी इंडिया में ही पे किया जा रहा है। तो ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, बट यहाँ फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में ही आ सकता है। वन मोर थिंग अबाउट इंलैंड इंस्ट्रूमेंट इज दैट इफ इन केस ऑफ इंलैंड इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड, प्रोटेस्टिंग इज नॉट कंपल्सरी। इसमें प्रोटेस्टिंग करना यानी टू से समथिंग फर्मली, वो इसमें असेंशियल नहीं होती, कंपल्सरी नहीं होती। बट इन केस ऑफ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ये जो है असेंशियल होता है। अगर वो डिसऑनर हो जाता है इंस्ट्रूमेंट तो प्रोटेस्टेड करना, उसे रिक्वायरमेंट करना बाय द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच इट इज पेबल, तो वो उसमें कंपल्सरी होता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में। लेट्स सी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट यानी कि वो जो पर्सन होगा रेजिडेंट होगा वो फॉरेन कंट्री होगा, फॉरेन कंट्री का ही होगा। लेट्स इसमें क्या कहा गया है, फर्स्ट केस है अ बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन लिविंग आउटसाइड इंडिया। जो पर्सन है, पर्सन ए जो है वो कहाँ रह रहा है, लंदन में रह रहा है, बाहर रह रहा है, विच इज़ पेबल आउटसाइड इंडिया, यानी कि लंदन में ही पे किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या है, अ बिल ड्रॉन इन दिल्ली, दिल्ली में वो ड्रॉन किया गया, ऑन ए पर्सन इन लंदन, लंदन में वो पर्सन रहता है, दिल्ली से बिल ड्रॉ किया गया और पेबल कहाँ किया गया, पेरिस में, यानी कि आउटसाइड द कंट्री वो पे किया गया फॉरेन कंट्री में, और वो जो पर्सन रेजिडेंट है वो भी फॉरेन है, फॉरेन कंट्री का है। सेकंड है अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, जो बिल ड्रॉ किया गया है वो आउटसाइड इंडिया है, ऑन ए पर्सन हु इज़ लिविंग आउटसाइड इंडिया, बिल भी वहीं से ड्रॉ किया गया है एंड जो पर्सन है वो इज़ लिविंग आउटसाइड इंडिया से वो बाहर रह रहा है। थर्ड है अ बिल ड्रॉ आउटसाइड इंडिया विच इज़ पेबल इन इंडिया, जो बिल ड्रॉ किया गया है वो आउटसाइड इंडिया में ड्रॉन किया गया है, पेबल का है हमारा वो इंडिया में है। एंड द लास्ट वन इज़ अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, यानी लंदन में ड्रॉ किया गया, आप सपोज कर लो, विच इज़ पेबल आउटसाइड इंडिया, या तो वो लंदन में ही पे किया दी जाएगा या वो पेरिस में। थोड़े बहुत सेम ही है वैसे ही देखा जाए तो, कुछ चेंजेस हैं। ये हमने देखा फॉरेन बिल्स क्या होते हैं, तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स को। नाउ लेट्स सी यूजेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूजेंस है। यूजेंस मतलब कोई फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए पेमेंट करने के लिए। हमने देखा था कि इंस्ट्रूमेंट को पे करने के लिए दो तरीके हैं, ऑन डिमांड या फिर यूजेंस। यूजेंस को हम टर्म बिल या टाइम बिल भी बोल सकते हैं। लेट्स इसमें क्या लिखा हुआ है, द टाइम फिक्स बाय द कस्टम ऑफ कंट्री फॉर पेमेंट ऑफ बिल्स। ऐसी कंट्री ने पेमेंट करने के लिए बिल्स की टाइम फिक्स कर दिया है इन वन कंट्री एंड आर पेबल इन अनदर कंट्री। पेबल वो किसी और कंट्री में किया जाएगा एंड वो ड्रॉ किसी और कंट्री में किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड यूजेंस। द ड्यूरेशन यानी जो टाइम पीरियड होगा वो पता लगाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस प्रिवेलिंग, यानी जो चल रहा है वहाँ पर, जो जिस टाइप से सिस्टम है वहाँ इन द कंसर्न कंट्री, उस कंट्री में, एंड वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। और ये अलग अलग होता है, वेरीज होता है यानी अलग अलग होता है कंट्री टू कंट्री। यानी ये हमारा यूजेंस था, यानी टाइम फिक्स कर दिया जाता है, वन कंट्री में ड्रॉ किया जाएगा एंड अदर कंट्री में से पे किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड यूजेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एम्बिशियस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें एम्बिग्विटी होती है। यानी कि एम्बिग्विटी का मतलब होता है मोर देन इंटरप्रिटेशन, जिसमें बहुत सारे चेंजेस करे जा सकते हैं और उसको एक बनाया जा सकता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं एम्बिशियस इंस्ट्रूमेंट को अस्पष्ट उपकरण, अस्पष्ट उपकरण ऐसा कुछ बोलते हैं हम एम्बिशियस इंस्ट्रूमेंट को। इसमें क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इस तरीके से निकाला जाता है कि उसको क्लासीफाई किया जा सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज में एज वेल एज प्रॉमिसरी नोट में भी। जो होल्डर होगा उस इंस्ट्रूमेंट का वो उसे ट्रीट कर सकता है, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज उसे ट्रीट करेगा या प्रॉमिसरी नोट, उसका अपना खुद का ऑप्शन होता है। इसमें क्या है, फ्यू एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उसके तरीके से हम देखते हैं कैसे होगा। व्हेन द ड्रॉर एंड द ड्रॉई ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज द सेम पर्सन। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था, ए और बी का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, वे ए इज द सेलर एंड बी इज द परचेजर। जब हमारा ड्रॉर एंड ड्रॉई सेम पर्सन होगा, इसने एग्जाम्पल भी दिया है कि जो ड्रॉर होगा, ड्रॉई होगा हमारा, ड्रॉर यानी कि जो बिल ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉई यानी कि जिसके बिहाफ पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया जा रहा है। सेम किस केस में हो सकते हैं, लाइक दैट अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया गया है बाय एन एजेंट के द्वारा ऑन हिज प्रिंसिपल, एजेंट ने ड्रॉन किया गया है, ड्रॉर कौन है हमारा एजेंट, प्रिंसिपल के बिहाफ पे निकाला गया, यानी कि ड्रॉई कौन है, प्रिंसिपल, कैन बी ट्रीटेड एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज और अ प्रॉमिसरी नोट। इसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज में ट्रीट कर सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट भी। सेकंड केस है व्हेन द ड्रॉर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट इन एग्जिस्टेंस और इन फिक्टिशियस पर्सन, यानी कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है ड्रॉर हमारा। थर्ड है व्हेन द ड्रॉई इज नॉट अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट, लाइक दैट। इसका कहने का मतलब है अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ माइनर, ड्रॉन माइनर यानी कि बिलो 18 एज वाला अगर पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया गया, उन्हें माइनर पे निकाला गया है, मे बी ट्रीटेड एज अ प्रॉमिसरी नोट बाय द होल्डर। उसे हम प्रॉमिसरी नोट मान लेंगे, यानी कि प्रॉमिस कर देंगे कि हम पे करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा आता है इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इस इनकोहेट का मतलब ही क्या होता है, इनकम्प्लीटनेस, यानी इसको हम हिंदी में भी इनकोहेट उपकरण ऐसा भी बोल देते हैं, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट हो। इसमें क्या लिखा हुआ है, जब एक पर्सन जो है साइन कर देता है
स्टैम्प्स को एंड डिलीवरी टू अनदर पर्सन, यानी इंस्ट्रूमेंट साइन कर देते हैं, स्टैम्प कर देते हैं और डिलीवरी भी हो जाती है उस इंस्ट्रूमेंट की, विच इज़ आइदर टोटली ब्लैंक है पर वो अभी तक वही हमारा यानी इनकम्प्लीटनेस है अभी उसमें, और इज़ द ओनली पार्शली फील्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ही बोलेंगे हम उसे। ही इज बेसिकली गिवन द होल्डर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट द राइट एंटर टू इन देयर ऑन एन अमाउंट विच इज़ डिटरमाइंड बाय द सिग्नेचरी। उसे हम इंस्ट्रूमेंट तो दे देंगे और उसका राइट होगा उस पर अमाउंट लिखने का, बट जो वो अमाउंट लिखेगा यानी इनकम्प्लीटनेस नहीं ना, तो वो अमाउंट तब लिखेगा, लिख तो देगा, बट जो अमाउंट होगा विच इज़ नॉट इन एक्सेस वैल्यू बाय द स्टैम्प, जो उसमें स्टैम्प की गई है उस इंस्ट्रूमेंट पर, उसकी जो वैल्यू है लगा लो 15,000, तो उससे ज़्यादा अमाउंट वो नहीं लिख सकता, वो लाइबल नहीं हो। सच एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इनकोहेरेंट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी जो पर्सन होगा जिसके बिहाफ पे इंस्ट्रूमेंट निकाला गया है, ट्रांसफर किया गया है, मे बी रेस्ट्रिक्टेड, उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, मना किया जाएगा फ्रॉम फिलिंग इन द मैक्सिमम अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प। मैक्सिमम अमाउंट नहीं होना चाहिए, जो स्टैम्प का अमाउंट है उससे मैक्सिमम नहीं किया जाना चाहिए वो अमाउंट, एंड मे बी इंस्ट्रक्टेड अ फील इन अ स्पेसिफिक लोअर अमाउंट ही होना चाहिए उससे। तो ये हमने देखा इनकोहेरेंट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एम्बिशियस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ये लेक्चर हमारा खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।